हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। 11th क्लास अकाउंटेंसी से रिलेटेड ये वीडियो है और हम क्योंकि बेस कर रहे हैं, सबसे पहले अगर अकाउंट्स हमें सीखना है तो उसके बेस को पहले समझना ज़रूरी है। तो उसी बेस पर हम वीडियो अभी कर रहे हैं और शुरू के जो कुछ 4 to 5 चैप्टर्स हैं जिनको बहुत इम्पोर्टेंट समझा गया है और ये हमारे लिए होते भी हैं। तो उसी में से एक टॉपिक को हम इस समय कर रहे हैं, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। पार्ट 1 में मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, अब ये पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में भी जो है हम 3 वीडियो में इस पूरे टॉपिक को करेंगे। तो आज की टॉपिक का या आज की जो मेरी वीडियो है उसका कंटेंट क्या है? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। 2 सिस्टम होते हैं, वो देखेंगे कौन से होते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो भी 2 होते हैं, उनको भी देखेंगे क्या होते हैं। उसमें से एक कैश बेसिस है, एक अक्रूवल बेसिस है। तो अक्रूवल बेसिस पर ही सारे मेनली अकाउंट बनाए जाते हैं, तो इसको समझेंगे ये क्या होता है, क्यों ये किसी भी फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, कम से कम 6 से 8 मार्क्स का लगभग हर साल अकाउंट्स के किसी भी पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, अक्रूवल बेसिस के ऊपर। तो इसलिए इसको समझना, साथ ही साथ सिस्टम और बेसिस को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो भी हमारे बेस को, अगर हम अकाउंट्स की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या कॉमर्स की फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो ये उसको और हमारी नॉलेज को एनहेंस करेगी। तो अगर आखिर तक आपने वीडियो को देखा तो आप जरूर इन टॉपिक को और अपने अकाउंट्स के बेस को बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को सबसे पहले करेंगे। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हमारे 2 सिस्टम हैं जिसके बेस पर हम पूरी अकाउंटिंग को करते हैं। अब वो 2 सिस्टम कौन से हैं, सबसे पहले हम ये देखें। तो एक को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, जो पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करता है, और जो आजकल जो अब हम सीख रहे हैं या जो सीखेंगे पूरे 2 साल, वो इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सीखेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी जो हम कर रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर करते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम को ही कंप्लीट सिस्टम भी माना गया है। दूसरा जो सिस्टम है वो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है। इसको कोई भी, मतलब कोई, अगर आप नॉर्मली जो छोटे बिजनेसमैन है वो इसको फॉलो करते हैं। बिजनेसमैन क्या कहें, छोटी छोटी जो शॉप्स वगैरह हैं वो इस सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ एक ट्रांजेक्शन का, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ये ट्रांजेक्शन होती है इसके 2 इफेक्ट होते हैं, तो हम उसमें से सिर्फ एक इफेक्ट जो मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, मैं सिर्फ उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, दूसरे को छोड़ देता हूँ। जबकि जब डबल एंट्री सिस्टम हम करते हैं तो वहां पर दोनों एस्पेक्ट, मतलब कि एक हम डेबिट में लिखेंगे जिसको हम डीआर के नाम से जानते हैं, एक को क्रेडिट में लिखेंगे जिसको हम क्रेडिट से जानते हैं। तो ये 2 एस्पेक्ट होते हैं किसी भी एक ट्रांजैक्शन के, इसमें हम वो दोनों रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक करते हैं। तो ये तो थे 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग यहाँ पर बताया गया है। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। आप कंसेप्ट पढ़ चुके हो, ड्यूअल एस्पेक्ट, विच स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट, वो हम जानते हैं। तो जैसे एग्जांपल लिया कि रिसीविंग ऑफ ए बेनिफिट, या तो किसी को एक बेनिफिट रिसीव हो रहा होगा और एक क्या कर रहा होगा, दे रहा होगा। जैसे एग्जांपल अगर ले, जब सेल ऑफ गुड्स होती है, तो सेल ऑफ गुड्स में अगर मैं एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो कंपनी के पास जो उसको रिसीव हो रहा है बेनिफिट के रूप में, वो उसको कैश या अगर उधार में है तो वो डेटर बन जाते हैं, पर अभी हम सिर्फ कैश पर लेते हैं, कैश मिल रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या इम्पैक्ट है कंपनी के लिए ही, दूसरा उसके पास से गुड्स जा रही हैं, तो ये उसका गिविंग इफेक्ट है, ये उसका रिसीविंग इफेक्ट है। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट हमें यही सिखाता है और डबल एंट्री सिस्टम में हम यही फॉलो करते हैं। तो एक अकाउंट हमारा डेबिट होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों इम्पैक्ट। अब अगर सिंगल एंट्री सिस्टम का मीनिंग समझे, तो सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट a complete system of maintaining record of financial transaction. Instead of maintaining all the account, यहाँ पर मैं सारे अकाउंट्स नहीं बनाता, ना ये ऐसा मेथड है जिसमें हम पूरे अकाउंट्स बनाते हैं। ओनली पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, जैसे मैंने किसी को उधार दिया या किसी से उधार लिया, जिनको हम डेटर्स और क्रेडिटर्स कहते हैं, उनके अकाउंट को बना लिया जाता है और साथ ही साथ कैश बुक को मेंटेन कर लिया जाता है।
और उसके बेस पर हम अपने हिसाब किताब को या अपने लेन देन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखते हैं। तो ये छोटी मोटी जो शॉप्स हैं वो फॉलो करती हैं। ये सिस्टम हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में भी काम नहीं आता। जिसको भी ऑडिट कराना होता है, ऑडिटिंग का मतलब जिसको टैक्स पे करना है, तो वो इसी को फॉलो करता है, गवर्नमेंट भी इसी को रिकॉग्नाइज करती है। ये रिकॉग्निशन वाला सिस्टम नहीं है, इसीलिए हमारी जितनी भी मोस्टली जो बिजनेस हाउसेज हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम पर अपने अकाउंट नहीं बनाते। हम डबल एंट्री सिस्टम को ही 90% फॉलो करते हैं। ये सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो टैक्स को जो है, अब जो भी हमारा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है उसमें टैक्स दो प्रकार से दिया जा सकता है, इनकम टैक्स के रूप में भी और बिजनेस टैक्स के रूप में भी। तो इस केस में वो यही करते हैं कि क्योंकि उनको जीएसटी देना होता है, वो पढ़ेंगे आगे क्या होता है, तो जीएसटी पे करते हैं और इनकम टैक्स के रूप में अपना टैक्स पे करते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, ना ही ये फॉलो होता अगर हम इसको ना ही ये वेरिफिकेबल है, ना ही यहाँ से प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट का हमें पता चल पाएगा। तो सिंगल एंट्री सिस्टम इतना ज़्यादा फॉलो होने वाला सिस्टम नहीं है। बट कुछ जगह जैसे भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एक सिस्टम का पार्ट है, इसलिए आपको ये पढ़ाया भी जाता है। बेसिकली डबल एंट्री सिस्टम ही है जिसको हम पूरा पढ़ते हैं, पूरा करते हैं, सारा काम इसी पर होता है। तो पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। तो ये हमारा हो गया सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब हमें बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम सीखना है। डबल एंट्री सिस्टम सीख लिया, अब उस डबल एंट्री सिस्टम में बेस क्या है। तो अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं तो दो बेस मिलेंगे आपको। एक कैश बेसिस, ये भी पूरा फॉलो नहीं किया जाता, कमियां हैं वो मैं बताऊंगा क्या है। दूसरा है हमारा अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस पर हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। पहले कैश बेसिस का मीनिंग समझ लेते हैं। अंडर कैश बेसिस एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड या आर रिकॉर्डेड, हम इसको रिकॉर्डेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, या तो हमने कैश को दिया होगा या हमने रिसीव किया होगा। तो जब वो करेंगे, जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है कैश बेसिस में, जब नहीं करना जब हमने एक रिसिप्ट या पेमेंट बिकम ड्यू। तो सीधा सा मैं आपको बताऊं कि अगर कैश की डीलिंग हुई है तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। अगर हमने सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट की है तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी, अनलेस एंड अदरवाइज द क्रेडिट, जो हमारे डेटर्स हैं एक तरीके से, वो हमें कैश ना दे दे। तो जिस दिन सेल हुई है उस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी, जिस दिन मुझे कैश मिलेगा उस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। तो ये कैश बेसिस कहलाता है। कैश बेसिस में या तो कैश मिलेगा जब रिकॉर्ड होगा या कैश दिया जाएगा जब रिकॉर्ड होगा। बाकी वो ट्रांजैक्शन कब हुई थी, फिजिकल ट्रांसफर कब हुआ था, वो यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता अगर कैश इन्वॉल्व उसमें ना हो। तो इसलिए कैश बेसिस हमारा फॉलो नहीं होता, हम अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं। और अक्रूवल बेसिस हमें बताता है कि रेवेन्यू या कॉस्ट वो दोनों ही रिकॉग्नाइज करो जब इन द पीरियड इन विच दे अकर रादर देन दे आर पेड और रिसीव्ड, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या होगा, रिसीव होगा, और कॉस्ट क्या होगी, पेड होगी। तो यहाँ बीच में एक वर्ड मिसिंग है अभी के, ये रिसीव्ड कब होता है, ठीक है, रिसीव्ड और पेड, ठीक है। तो अक्रूवल बेसिस ये कहता है कि ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई, जब जब हमने गुड्स को बेचा उसी डेट को रिकॉर्ड कर लो। यही एक्चुअल प्रॉफिट दिखाने में, एक्चुअल कंडीशन दिखाने में एक बिजनेस की सक्सेसफुल है। तो हम अक्रूवल बेसिस पर ही अकाउंट्स बनाते हैं, कैश बेसिस पर हम अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते। तो ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों में, मीनिंग के थ्रू जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो अब चलते हैं इन्हीं दोनों चीज़ों को और डीपली समझने में, क्योंकि हमें इन्हीं के बेस पर अकाउंट्स बनाने हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। कैश बेसिस तो सिर्फ आपको डिफरेंस समझाने के लिए बताया जा रहा है, मेन हमारा अक्रूवल बेसिस ही है। तो कैश बेसिस सिस्टम हमें बताता है कि दिस सिस्टम इज इन इनकैपेटिबल कंपैटिबल विद मैचिंग प्रिंसिपल। अगर मैचिंग कंसेप्ट हमने सीखा था तो ये उसके साथ मैच नहीं करता, इनकैपेबल है। क्यों? विच स्टेट दैट रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड
इज मैच विद द कोस्ट ऑफ द सेम पीरियड। तो रेवेन्यू जिस पीरियड का है उसी से मैच करना चाहिए उसकी कॉस्ट, जबकि यहाँ तो उल्टा हो रहा है। गुड्स को बेचा आज गया, जैसे मैंने कहा कि भाई गुड्स सोल्ड ऑन 31st जुलाई 2020, ठीक है। और उसको अगर मेरा ईयर कभी भी ऐसे समय एंड हो रहा है कि जब मुझे 31 जुलाई को अपने अकाउंट बनाने हो, या मार्च कर लेते हैं इसको, मार्च से आप ज़्यादा समझ पाएंगे, मैं डेट थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। मैंने 20 मार्च को गुड्स बेची, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को भी हमें समझना है। तो मैंने गुड्स बेची 20 मार्च को, और इसकी पेमेंट मैंने रिसीव करी 20 अप्रैल को। तो देखिए, अगर अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करें तो अभी जो हमारा पीरियड चल रहा है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड इस समय चल रहा है। अगर इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखूं तो ये पीरियड मेरा 2019 को शुरू हुआ था और 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया। सेल तो इस पीरियड की है, और उसका जो कैश मुझे मिल रहा है, कैश जो मुझे रिसीव हो रहा है, वो कब हो रहा है? नेक्स्ट ईयर में, जो कब से कब तक बिलोंग करता है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो ये तो इस एरिया में बिलोंग करेगी। तो कैश बेसिस पे बनाए तो जो रेवेन्यू मुझे इस पीरियड में रिकॉग्नाइज करना था, वो मैं किस पीरियड में रिकॉग्नाइज करूंगा? इसमें। जबकि इस ये जो रेवेन्यू मैं कमाऊंगा, इसके लिए जो मैंने कॉस्ट लगाई होगी, मतलब कि इस गुड्स को बनाने पर जो खर्चा किया होगा, वो खर्चा किस पीरियड में जा रहा होगा? इस पीरियड में, 1 अप्रैल से 2020 तक, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। और रेवेन्यू कहाँ आ रहा है? यहाँ। तो मैचिंग कंसेप्ट तो फेल हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो तो ये कहता है कि भाई जो रेवेन्यू है वो उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करो, मानो जिस पीरियड में उसकी कॉस्ट आई। तो यहाँ ये फेल हो जाता है। तो इसलिए कैश बेसिस को हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि इस बेस पर हमारा मैचिंग कंसेप्ट फेल हो जाता है। और मैचिंग कंसेप्ट हमारा एक प्रिंसिपल है जिसके बेस पर हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसको फॉलो करना हमारा कंपलसरी होता है। इसीलिए हम कैश बेसिस पर अकाउंटिंग नहीं करते। नेक्स्ट पर चलते हैं। दो ये सिंपल है, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ कैश आना और कैश जाना दो ही चीज़ों पर ध्यान रखना है। फिर भी ये मेथड जो है इनअप्रोप्रिएट है for most of the organization, as profit is calculated as a difference between the receipt and disbursement of money for the given period rather than on happening of the transaction। तो वो कह रहा है कि जो भी जो जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, वो क्या मुझे मिला रिसिप्ट और कितना मैंने खर्च किया, एक पीरियड के बेस पर क्या करते हैं, उसको जज करते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि एक पीरियड में हमारा रेवेन्यू कितना था, मतलब कि रिसिप्ट कितनी थी, और उसकी कॉस्ट क्या थी। उन दोनों के डिफरेंस से ही हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और ये सारी प्रक्रिया होती है एक पीरियड के अकॉर्डिंग, ना कि एक ट्रांजैक्शन कब हुई, कब कैश मिला। इस बेस पर हम प्रॉफिट को कभी नहीं निकालते। तो अगर पीरियड बेस पर निकालेंगे और रिकॉग्नाइज उसको अलग पीरियड में करेंगे, तो कैश बेसिस का कोई फायदा नहीं रह जाता। वो हमें करेक्ट, जो हमारी प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, प्रॉफिट को सही ढंग से दिखाने में सक्सेसफुल नहीं है। इसीलिए हम कैश बेसिस को फॉलो नहीं करते। तो अक्रूवल बेसिस क्यों फॉलो करते हैं, उसके रीजन देख लेते हैं। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहती है कि रिवेन्यू और कॉस्ट जो है उन दोनों को मैच किया जाता है, उन दोनों को रिकॉग्नाइज किया जाता है उसी एक पीरियड में। देखो, दो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक पीरियड और एक उसकी रिकॉग्निशन। तो ये दोनों ही एक ही पीरियड में या एक ही समय एक साथ की जाती हैं, which they occur rather than they are received or paid respectively। तो कब हुआ, वो ट्रांजेक्शन कब हुई, जब मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बदले में मुझे कैश कब मिला या मैंने कैश कब दिया, इस बेस पर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं करते। ये हमारे मैचिंग कंसेप्ट से मिलता है, अकाउंटिंग पीरियड से मिलता है, तो इसीलिए हम इसको फॉलो करते हैं। A distinction is made between the
receipt of cash and right to receive cash and payment of cash and legal obligation to pay cash। तो कैश बेसिस हमें कहता है कि जब मिले जब रिकॉर्ड करो, और या जब पे करो जब रिकॉर्ड करो। बट अक्रूवल बेसिस कहता है कि भाई जब आपको राइट मिल गई कि आपको वो कैश मिलेगा। उधार में माल बेचा है, इसका मतलब पैसा तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपके पास वो राइट आ चुकी है ना, तो इसीलिए अक्रूवल बेसिस कहता है कि उसको अपना एसेट बना लो। ठीक है, अभी आपके पास कैश नहीं है तो उसको कैश मत मानो, ठीक है, बट वो एक एसेट है जो आपको देगा ही देगा पैसा। ऐसे ही अगर आपने उधार माल खरीदा है तो आप उसके भी पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी ऑब्लिगेशन हो गई, बाउंडेशन आपके ऊपर लागू हो गई। तो इसीलिए ट्रांजेक्शन को उसी समय रिकॉर्ड करो जब वो हुई हो, ना कि जब कैश या मिला हो या कैश पे किया हो। एक ये था। Thus, under this system, the monetary effect of a transaction is taken into account in the period in which they are earned। अर्न का मतलब जब आपने उसे कमा लिया, भाई तुमने गुड्स बेच दी तो तुमने वो रिवेन्यू मॉनेटरी बेनिफिट कमा लिया। हाँ, आपको वो कैश के रूप में मिला है नहीं मिला है वो एक अलग मैटर है, बट आपने उसको अर्न कर लिया है, अर्न करते ही उसको रिकॉर्ड कर दो। rather than in the period in which cash is actually received or paid by the enterprise। तो मिलने, कैश के मिलने से हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करना। जब ट्रांजेक्शन हुई, जब उसका राइट मुझे मिल गया कैश रिसीव करने का, या मेरी ऑब्लिगेशन डिसाइड हो गई मुझे वो पे करना है, उसी डेट पर उसको रिकॉर्ड कर लो। There is a more appropriate basis, या this accrual basis is more appropriate basis of calculation of profit as expenses are matched against revenue earned in relation thereto। तो ये मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है, इसलिए हम एक्चुअल या करेक्ट प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो इसीलिए हमें एक्रूवल बेसिस के ऊपर बेस पर अकाउंट को मेंटेन करना होता है, और पूरे इंडिया में अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर ही अकाउंट्स को मेंटेन किया जा रहा है। तो ये था हमारा अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट, और इस बेस पर हमने आज ये समझा कि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। आज की वीडियो इतनी ही। तो यहाँ से हमने अपने आज की वीडियो के टॉपिक को बिल्कुल क्लियर किया। मेरे बेस जो 11th में अकाउंट्स के अंदर नेसेसरी है, हमने अपने उस बेस को और आगे बढ़ाया, और एक और पर्टिकुलर टॉपिक को इस वीडियो के थ्रू हमने सीखा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, कमेंट बहुत ज़रूरी है, उससे मैं बहुत मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मुझे सजेशन दें कि मैं अपनी जो भी मेरी टीचिंग है, जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कंटेंट, उस पर आप क्या चाहते हैं, उसमें क्या सुधार चाहते हैं, किस तरीके से प्रेजेंटेशन चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वो मुझ तक पहुँचाइए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके। मेरे चैनल का नाम खोकर प्रेजेंटेशन है। अभी तक भी आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 2 साल में हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे अकाउंट्स में जहां हमें होना चाहिए, और अपनी अकाउंट्स की फील्ड में हम जरूर एक दिन ऊंचाइयों को छुएंगे। थैंक यू।